हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे। दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स या कहें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। डक्टिलिटी, एलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। उन सब की डेफिनेशन, उन सब के हर एक की क्या एप्लीकेशन होती है उसके बारे में जाना, समझा, उसको पढ़ा। उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस आ चुकी है। उसी में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का जो ये टॉपिक था दोस्तों, उसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन। दोस्तों, एक्चुअली हम माइल्ड स्टील के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे, लेकिन हमने अभी तक माइल्ड स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है और वो किस तरह से दोस्तों उसमें डिफरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने नहीं जाना था। तो वो सब चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, गेट, एसएससी, जेई, स्टेट जेई एग्जाम्स, बीटेक, डिप्लोमा, हर एक लेवल पे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए एंड तक, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, डिस्कशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील क्या होता है। इसके बारे में मैंने पहले की भी वीडियो में दोस्तों थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था आपको कि भाई स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो है वो जनरली इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस होता है, यहाँ पे स्ट्रेन होता है। ऐसा कुछ कर्व जो है हमने पहले की वीडियोस में बना के बताया भी था, लेकिन इस पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, और उनके बारे में जो है हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हम ये सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब चूंकि दोस्तों ये माइल्ड स्टील के पर जब टेंशन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है माइल्ड स्टील पर, ये माइल्ड स्टील है हमारी, और इसके ऊपर जब टेंशन का फोर्स दोस्तों, टेंशन फोर्स जो है दोस्तों अप्लाई किया जा रहा है, मतलब एक तरीके का टेस्ट हो रहा है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो टेस्ट होता है दोस्तों, यूटीएम मशीन में, जिसमें क्या होता है टेंशन क्रिएट की जाती है माइल्ड स्टील के ऊपर। तो माइल्ड स्टील में होने वाले जो बदलाव होते हैं उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स में बताया जाता है, ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, अब देखो इससे क्या पता चलेगा, इससे हमको जो होता है ना मटेरियल जो है हमारा माइल्ड स्टील का जो भी मेटल है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाती है। हमको पता चल पाता है कि इसका जो यील्ड पॉइंट है, जो कि ये यील्ड पॉइंट है, वो यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेन कितना है, और हाईएस्ट जो अल्टीमेट पॉइंट आएगा हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पे, ये हमारा सिग्मा यू होगा दोस्तों। अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट, उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा। जब हमको मैक्सिमम स्ट्रेन पता होगा, हमको यील्ड स्ट्रेन पता होगा, तो हम जो है बेहतर तरीके से अपने मेटल को डिजाइन कर पाएंगे। ये जैसी शेप हमको, ये जिस डायमीटर में जिस तरीके की डायमेंशंस देनी है, क्या प्रपोर्शन रखना है माइल्ड स्टील का, वो सब डिफाइन किया जा सकेगा। ये सब चीजें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ठीक है, हमारा काम है माइल्ड स्टील को समझना, और माइल्ड स्टील टेंशन के केस में कैसे बिहेव करती है और उस पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है वो हमको समझना है। तो अब हम इसी कर्व को डिटेल में पढ़ेंगे और दोस्तों उसके बारे में फिर जानकारी करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में, कि वो हर एक पॉइंट का क्या मतलब होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। और उन सब से ही दोस्तों आपके डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं,
पूछे जाते हैं। तो आप इसको बड़ा ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें भाई डिफरेंट डिफरेंट कौन से पॉइंट्स हैं जो आते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लार्ज स्केल पर जो है डायग्राम को बनाते हैं। पूरे डायग्राम को हम समझेंगे और जब समझ में पूरा डायग्राम आ जाएगा उसके बाद हर एक पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिटेल में। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जोन हो जाता है ये। ठीक है, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं। इतना आपको आइडिया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। आप देखो ये यहाँ पे ये इस तरीके से है। आप देखो ये कर्व थोड़ा सा इस तरीके से जाता है, फिर यूं जाता है, फिर इस तरीके से स्ट्रेट बिल्कुल चलता है और फिर यहाँ से ये समथिंग लाइक दैट इस तरीके से जो है इसकी एंड में फेलियर हो जाती है मटेरियल की। जो भी मेटल की रोड है उसकी फेलियर हो जाती है यहाँ पे। ये मैं इधर साइड में दिखा देता हूँ कि ये मेटल की रोड है, माइल्ड स्टील है। इसमें लिख देता हूँ मैं माइल्ड स्टील। ठीक है, ये माइल्ड स्टील की रोड है, उसको हमने टेंशन फोर्स क्रिएट किया है। इसके ऊपर क्या लगाया हमने? टेंशन फोर्स लगाया। कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, वैसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में होते हैं ये सब टेस्ट। ठीक है, तो वहां पे ही ये सब चीजें ड्रॉ होती है। बड़ी बड़ी आईआईटी की लैब्स में या जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनमें यूटीएम मशीन होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट होता है ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी डैश, ये हो गया पॉइंट सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक है, एफ पे तो फेलियर ही हो रही है। क्या हो रही है? फेलियर, फेलियर हो रही है। यहाँ पे तो जाकर के यहाँ पे मेटल की रोड जो है ब्रेक हो जाएगी, यूं समझ लो। इस पॉइंट पे जाकर के मेटल रोड ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से चलता है। शुरुआत में क्या होता है, जब इसके ऊपर लोड लगा हुआ होता है ना मेटल की रोड के ऊपर, तो उस वक्त पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ए तक। ए क्या है? ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए को बोलेंगे अपन प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से भी जाना जाता है इस जोन को, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये जो पूरा जोन ओ से लेकर के ए तक रहता है ना, उस पूरे जोन को ही, ओ ए जोन को ही, ये ओ से लेके ए तक के जोन को ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जोन कहा जाता है। और इस पॉइंट को अगर कहेंगे तो प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे। ये जो जोन होता है ना दोस्तों, इसमें हुक्स लॉ वैलिड रहता है। ये बात ध्यान रखना, इस जोन में जो ये जो जोन होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, इसमें हुक्स लॉ जो है, हुक्स लॉ इज वैलिड, इज वैलिड। ठीक है, वैलिड, ये वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड रहता है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है ये मैं आपको आने वाली जो अपनी वीडियोस होंगी उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही बात कही गई थी हुक्स के द्वारा कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और जब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। और ये कैपिटल ई क्या है? ये है मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी क्या है? ये मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी इस पॉइंट को कहते हैं। इसको ई को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी कहते हैं। और इसका हम कई बार यूज भी करते हैं, आपको पता होगा इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ क्या होती है वैल्यू? 2 × 10⁵
न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होगा अगर आप रेगुलरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ते हो। तो आप जब न्यूमेरिकल अभी आगे हम करेंगे, जब और डिटेल में जाते जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो बहुत सारी चीजें आएंगी और बार बार आपका सामना जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से भी होगा। तो ये जो ई जो है ये स्लोप है, एक तरीके से कहें तो स्लोप है सिग्मा और एप्सिलॉन का जो कर्व बन रहा है ना, इसके बीच का जो है दोस्तों वो स्लोप है। क्या है ये स्लोप? जो थीटा है, ये थीटा बोलते हैं ना हम आमतौर पे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ऐसे बोलते हैं ना अपन मैथमेटिक्स की टर्म्स में। तो भाई यहाँ पे ये जो थीटा था ना, उसी को इसको कह दिया गया है ई। ठीक है, ई बोल दिया गया है दोस्तों। यह प्रपोर्शन जब हटता है तो ऑब्वियसली एक कोएफिशिएंट आ जाता है, उस कोएफिशिएंट को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट देखते जाते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट ए तो हो गया आपका प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट। अब ओ ए जो है ये क्या हो गया, ये ओ से लेके ए तक का जो पॉइंट है। ठीक है, आप इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हो, ओ ए को नोट डाउन कर लो कि भाई स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ये जो है स्लोप ओ ए जो है इज यंग्स मॉड्यूलस। ये स्लोप इसमें ब्रैकेट में लिख दो, स्लोप ओ ए, ये जो मैंने आपको बताया ओ ए। स्लोप ओ ए जो है दोस्तों, ये रहा स्लोप ओ ए। ओ से लेके ए का ये जो स्लोप है इसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। स्लोप ओ ए इज यंग्स मॉड्यूलस। अब इसको यंग्स मॉड्यूलस क्यों कहते हैं? मैंने तो अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला। देखो दोस्तों, इसको चाहे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो या यंग्स मॉड्यूलस बोलो, एक ही बात है। यंग्स वो बंदा था जिसने इसकी वैल्यू जो है डिफाइन करके दी थी, तो इसलिए यंग्स मॉड्यूलस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो है यही बात मैंने जो कही यहाँ पे, ये हुक्स लॉ इज वैलिड रहता है। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात होगी। हम जो है इस पूरी जर्नी को देखेंगे मेटल की स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में, जिसमें हम ओ से लेके ए तक अभी पहुंच चुके हैं। ठीक है, ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट है। ठीक है, अब हम बी के बारे में देखेंगे दोस्तों डिटेल से। और बी जो है दोस्तों इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बारे में मैंने पहले की भी वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि इलास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तक जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तो स्ट्रेस जब लोड को रिलीज कर देते हैं तो मेटल में जितना स्ट्रेन डेवलप होता है वो वापस से रिलीज हो जाता है। मतलब मेटल वापस से पुनः पुरानी ही कंडीशन में वापस लौट आती है। ठीक है, अगर आपने इलास्टिसिटी की वीडियो देखी होगी तो आपको इसके बारे में पता होगा। ये आपने अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर के जरूर देखें। ये प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, आपको लाइन वाइज सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी हमारी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, हम एक एक चीज को जैसे चूंकि नोट डाउन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो है बी पॉइंट के बारे में भी बता देता हूँ आपको। तो पॉइंट बी जो है, पॉइंट क्या है, बी इज इक्वल्स टू इलास्टिक लिमिट। क्या है ये, इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। ये क्या है, इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। और विद इन इलास्टिक लिमिट इफ लोड इज रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो इसकी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे। बाकी इसके बारे में मैंने इलास्टिसिटी की जब डेफिनेशन आपको पढ़ाई जा रही थी तब बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को लिख दो आप, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट if load is removed, if load is removed, then entire strain will be released। क्या हो जाएगा, will be released। पूरा का पूरा स्ट्रेन
खत्म हो जाएगा। यहाँ तक जितना स्ट्रेन रहेगा ना वो पूरा का पूरा स्ट्रेन खत्म होके वापस जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस लोड को, जो लोड लगा हुआ था ना मेटल के रोड के ऊपर, उस लोड को हटा दिया जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब पॉइंट बी तक। ठीक है, तो जितना भी लोड था, जितना भी स्ट्रेन था वो सारा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो इस चीज को, पॉइंट बी भी आपको समझ आ गया कि पॉइंट बी क्या है। अब देखो पॉइंट बी समझ आया, तो अब ए से बी की जो डिस्टेंस है उसको भी समझना पड़ेगा हमको। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है और ओ से ए तक की डिस्टेंस है, इसमें फर्क ये है कि ये तो स्ट्रेट लाइन थी, ओ से ए तक तो क्या थी, ये तो एक लीनियर फॉर्म में थी, लीनियर इलास्टिक थी, ये जो लीनियर इलास्टिक थी ओ ए। ठीक है, लेकिन ए बी क्या हो जाएगा, ए बी की बात करें तो, ए से लेके बी तक की बात करें तो ए से बी तक का जोन कहलाएगा नॉन लीनियर इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में ए बी जोन को देख लेते हैं। ए बी का मतलब क्या है। ठीक है, ए बी जोन क्या कहना चाहता है कि ये क्या है, तो भाई वापस से मैं लिख देता हूं आपके लिए कि ये एक नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन है। ठीक है, नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन है ये। ठीक है, तो फॉर द माइल्ड स्टील इट इज नेग्लिजिबल। तो ये माइल्ड स्टील जो होती है ना, उसके लिए स्टार पॉइंट है यहाँ पे, स्टार पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि फॉर माइल्ड स्टील it is negligible, hence A and B are close, however B is greater than A। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल होती है करीब करीब। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखें, माइल्ड स्टील के केस में इट इज नेग्लिजिबल। तो ये ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन होता है दोस्तों, लेकिन माइल्ड स्टील के केस में बस ये नेग्लिजिबल होता है। मतलब ये डिस्टेंस इतनी कम है ए बी के बीच में कि लगभग पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या जो प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट था और इलास्टिक लिमिट का पॉइंट करीब करीब हम एक ही पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कर्व है दोस्तों, ये जो पूरा कर्व पढ़ाया जा रहा है आपको एक स्टैंडर्ड टाइप का कर्व पढ़ाया जा रहा है, स्टैंडर्ड कर्व पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि स्टैंडर्ड कर्व में आपको हर एक पॉइंट डिफाइन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है ना, जो एक्चुअल कर्व होता है दोस्तों, एक्चुअल कर्व जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, ये सीधी लाइन होती है, ये जो इस तरीके से ऊपर उछाल दिखा रखा है वो नहीं होता है, और सीधी लाइन जो है कनेक्ट कर रही होती है और अल्टीमेट पॉइंट और फेलियर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट सी डैश को भी अब हमको देखना चाहिए, सी डैश और सी क्या है। ठीक है, सी जो है और सी डैश जो है ये एक तरीके से यील्ड पॉइंट है। क्या है ये? यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट जो है एक ऐसी अवस्था आ जाती है मेटल की, जब मेटल में जो है उसके गुणों में परिवर्तन बड़े लेवल पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जहां से जो है दोस्तों जो स्ट्रेन है, जो मेटल के अंदर स्ट्रेन है उसकी स्पीड जो होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो जो स्ट्रेन होता है वो अचानक से बढ़ने लगता है यहाँ पे एज कंपेयर टू स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस तो उतना ही लगा हुआ है, लेकिन स्ट्रेन अचानक से बढ़ने लग गया ना, तो इसी को कहते हैं, इस जोन को यील्ड जोन कहते हैं, यील्ड प्लेटो के नाम से भी जानते हैं इस जोन को। अभी हम देखेंगे ये एक यील्ड
प्लेटो वाला जोन है, ये सी पॉइंट जो है लोअर यील्ड पॉइंट है दोस्तों। लोअर क्या है, सी क्या पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है सी, और सी डैश क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है। सी डैश क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है। मैं आपको यहाँ पे अब ठीक से बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी भी जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इस तरीके से मैप के ऊपर, मतलब मैप जैसा ये बना रखा है ना, जो अपन ने ये डायग्राम बना रखा है, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर आपको ऐसे नहीं प्लॉट करना है, ऐसे नाम नहीं लिखना है, आपको एक एक पॉइंट को इस तरह से डिफाइन करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सी डैश और सी का क्या मतलब होता है। आपने ये अब तक का नोट डाउन कर लिया होगा, और अब जो है ये बी, ये सब मैं मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ सी का क्या मतलब है और सी डैश का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सी डैश का मतलब अपर यील्ड पॉइंट है। सी डैश क्या है, सी डैश मीन्स अपर यील्ड पॉइंट होता है। सी डैश क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट होता है। और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें दोस्तों, एक स्मॉल सी डेफिनेशन है, उसको आप लिख लें, उससे आपको जो है काफी आसान हो जाएगा समझने में। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि भाई इट इज रिकॉर्डेड only when loading rate is governed the fall of stress from C dash to C is due to slipping of carbon. Fall of stress from C dash to C is due to slipping of carbon. ये बात ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एज अ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो स्लिपेज ऑफ कार्बन की वजह से जो है, ये यहाँ पे फॉल ऑफ स्ट्रेस जो होता है फ्रॉम सी डैश टू सी इज ड्यू टू स्लिपेज ऑफ कार्बन होती है, कार्बन मेटल in molecular structure of the steel, ठीक है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, ठीक है। तो अचानक से फॉल होता है, फॉल ऑफ स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में गिरावट होती है अचानक से, तो सी डैश से सी पे स्ट्रेस जो है आ जाता है। मतलब शुरुआत में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा होता है मेटल की रोड के ऊपर, लेकिन अचानक से क्या है, जैसे ही सी डैश का पॉइंट होता है वहां पे सडन फॉल आता है स्ट्रेस में, और सी डैश से सी पे फॉल आने के पीछे कारण होता है स्लिपिंग ऑफ कार्बन मेटल इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो मेटल में इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर, अब देखो ये थोड़ा इंटरनल मामला हो जाता है मेटल का। मेटल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन होने लगता है कि उसके जो छोटे छोटे, जो अगर कहें तो हम उसके एटम्स हैं वो अलग होने लग जाते हैं। तो जैसे अलग होने लगेंगे तो स्ट्रेस जो है कम हो जाने लग जाएगा और स्ट्रेन जो है अचानक से बढ़ने लग जाएगा। थोड़ा महसूस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और रियलाइज करने की कोशिश करना इस चीज को कि जो मेटल होता है वो जैसे ही ब्रेकेज आ रहा होता है ना, तो ये जो बीच में इसके जो एटम्स होंगे ना वो अलग होने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके बीच में स्लिपेज आने लग जाएगा। तो स्लिपिंग होने लग जाएगी, कार्बन एक
जगह से दूसरी जगह खिसकने लग जाएंगे तो गैप होने लग जाएगा और उसकी वजह से बड़ा स्ट्रेन क्रिएट होने लग जाएगा, फिर ये स्ट्रेन बढ़ता ही जा रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है। तो दोस्तों ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है सी डैश की। ठीक है। अब देखो सी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सी मतलब लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट की जो है बिल्कुल एक एक्चुअल यील्ड पॉइंट है दोस्तों। ठीक है। ये जो है लोअर यील्ड पॉइंट को ही एक्चुअल यील्ड पॉइंट कहा जाता है। लोअर यील्ड पॉइंट को जो है यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है? एक्चुअल यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? एक्चुअल यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। और इसमें खास बात वही है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि इसमें जो है अचानक से जो है स्ट्रेन बढ़ने लग जाता है। तो इट इज दैट पॉइंट at which steel continues to deform without increase in stress, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप साथ साथ जो है ये नोट डाउन भी कर रहे होंगे और इस बात को समझ रहे होंगे कि भाई ये देखो साफ बात बोली हुई है, इसने वही चीज लिखी गई है जो मैंने पहले बोल दी थी आपको। इट इज दैट पॉइंट, सी क्या है? इट इज दैट पॉइंट एट विच स्टील कंटिन्यूअस टू डिफॉर्म। ये डिफॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूअस टू डिफॉर्म विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ रहा है क्या? विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो इसको जो है सी पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो ये सी पॉइंट हो जाता है। अब देखो सी से लेके डी तक का जो जोन है, अब हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। सी डी को बोलते हैं दोस्तों प्लास्टिक रीजन। ठीक है। प्लास्टिक रीजन बोलते हैं या फिर इसको यील्ड प्लेटो भी कहते हैं। यील्ड प्लेटो, इसको या तो प्लास्टिक रीजन बोलते हैं या यील्ड प्लेटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक रीजन या फिर यील्ड प्लेटो कहते हैं। ठीक है। यील्ड प्लेटो काफी फेमस टर्म है, कई बार यूज की जाती है और आपसे शायद अगर अलग अलग पॉइंट्स पूछे जाएंगे ना तो आपसे जो है जरूर ये मेरे हिसाब से एई टाइप के एग्जाम्स में जो मेंस के पेपर होता है ना, वहां पे क्या होता है दोस्तों, जो 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो सीधे के सीधे इसको पूरा एक्सप्लेन करने के आ जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में पुराने पेपर्स में देखोगे तो शायद आपको मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आते थे रिपीटेटिव फॉर्म में। आजकल ट्रेंड बदल गए हैं, आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको समझते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। उस अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यील्ड प्लेटों की। तो भाई देखो इसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, देखो एक जो खास बात कही जा रही है यील्ड प्लेटों में इसमें कि जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, प्लास्टिक स्ट्रेन is 10 to 15 times is 10 to 15 times होता है यहाँ पे that of elastic strain सिग्मा y लगभग बराबर होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। ठीक है। ये माइल्ड स्टील के केस में ही होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिग्मा y की वैल्यू।
ठीक है। ये सिग्मा वाई की वैल्यू जो है ना बड़ी काम की होती है, और ये दोस्तों आपकी आगे भी जब हम पढ़ेंगे, आरसीसी भी पढ़ेंगे, तो काम आएगी ये सब सिग्मा वाई की वैल्यू। ठीक है, इसी के बेसिस पे डिजाइन्स होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये समझ आ गया कि ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन है इस 10 to 15 टाइम्स दैट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। इसका क्या मतलब है, अब देखो इसका मतलब भी समझा देता हूँ। इलास्टिक पॉइंट ये था दोस्तों, तो इलास्टिक स्ट्रेन भी यहाँ तक का ही होता। अब प्लास्टिक स्ट्रेन की बात आ रही है, तो प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ तक का कुछ होगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये जो यील्ड पॉइंट है ना दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे यील्ड पॉइंट होता है, ये सी जो होता है यील्ड का पॉइंट था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन वाई हो जाएगा। ये एप्सिलॉन वाई से बताएंगे, और एप्सिलॉन वाई लगभग बराबर बताया जाता है 0.12% के। ठीक है, 0.12% जो है स्ट्रेन बताया जाता है। यील्ड स्ट्रेन जो है कितना है, 0.12% है। लेकिन जब ये अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच जाता है ना दोस्तों, तो ये कितना हो जाता है, ये जब अल्टीमेट हम पहुंचेंगे ना, अल्टीमेट स्ट्रेस लेवल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये प्लास्टिक रीजन बता रहा है कि सी से डी तक का, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 to 15 टाइम्स हो जाता है दैट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। तो यहां तक इलास्टिक स्ट्रेन जितना था उसका 10 गुना से 15 गुना हो जाता है यहाँ तक जाते जाते प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे पॉइंट्स जो है दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए आपको पेपर में दिए जाते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए वहां पे 2-3 पॉइंट्स होते हैं, और उसके उनको पढ़ के आपको ऑप्शंस में टिक करना होता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से। ठीक है, तो वो सब तभी प्रिपेयर होंगे जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल ना क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए, ये सारी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स को अपनी वीडियोस में यूज कर सकूं, ताकि आपके आने वाला किसी भी तरीके का एग्जाम हो वो सक्सेसफुली जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सिंसियर होंगे उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, और जब वीडियो कंप्लीट होगी तो वो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेरी आती है दोस्तों तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी से लेके ई तक का भी जोन है। अब क्या हुआ, वापस से स्ट्रेस है बढ़ने लग गया। स्ट्रेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ने लग गया, स्ट्रेन भी बढ़ने लग गया। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे ही स्ट्रेन बढ़ रहा था, वो यील्ड प्लेटो था। ठीक है, वो यील्ड प्लेटो या प्लास्टिक रीजन भी कह सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये स्ट्रेस भी बढ़ना, वापस से स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो एक हम अल्टीमेट स्ट्रेस पर के पॉइंट पे जाके पहुंच गए। ये यहाँ पे इस पॉइंट को ई बोलते हैं, और इस ई पॉइंट को दोस्तों हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, और डी से लेके ई तक के जो जोन है, इस डी से लेके ई तक के जोन को क्या कहा जाता है, मैं वो बता देता हूं आपको। उसको कहा जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, REGION रीजन। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहा जाता है डी से ई के जोन को। और दोस्तों यहाँ पे ई जो पॉइंट है, ये जो आपका ई का पॉइंट है, उसको अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट कहा जाता है। ई को क्या कहोगे, अल्टीमेट या तो अल्टीमेट पॉइंट भी कहते हैं, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस भी कह सकते हो आप, अल्टीमेट स्ट्रेस भी कह सकते हो। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से जो है दोस्तों, अगर ये कनेक्ट करोगे ना इसको, तो ये सिग्मा यू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा तो है ही नहीं स्ट्रेस। ठीक है, तो
अब ये यहाँ पे आपको बात समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये जो है मोटा मोटी तौर पे यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी होगी। अब देखो ई से लेके एफ तक का भी जोन होता है। अब ई से एफ तक आप अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच गए। अब अल्टीमेट पॉइंट के बाद में ये या तो आप इसको अल्टीमेट पॉइंट बोल लो या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोल लो, ठीक है। अब अल्टीमेट पॉइंट के बाद में अब हम फेलियर पॉइंट पे पहुंच गए। ये तो पॉइंट ही है ना ग्राफ के ऊपर, लेकिन ये इधर देखने पे स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेट पॉइंट से अब हम कहाँ पहुंच गए, फेलियर पॉइंट पे पहुंच गए। फाइनली जो है अब अल्टीमेट से फेलियर पॉइंट पे आ गए हैं। और इस फेलियर पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट के बीच में जो जोन है ई से एफ तक का दोस्तों, उसको कहा जाता है नेकिंग रीजन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, नेकिंग रीजन कहा जाता है दोस्तों। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आपने ये यहाँ तक का तो लिख लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आपको अच्छे से बता देता हूँ कि भाई ये जो जोन है ई से एफ तक का, उसको नेकिंग रीजन बोलते हैं, या फिर एक और नाम है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन भी कहते हैं इसको। ई से एफ तक के रीजन को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे या तो नेकिंग रीजन, REGION रीजन, और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन भी कहेंगे इसको। जो भी कहना है वो कह सकते हैं इसको। अब इसमें जो है खास बात क्या होती है, इस रीजन में खास बात ये होती है कि प्लास्टिसिटी में डिक्रीज आने लग जाता है। डिक्रीजेस प्लास्टिसिटी, डिक्रीजेस प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी जो है घटने लग जाती है, इस जोन में जाने के बाद में प्लास्टिसिटी घटने लग जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फेलियर पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ना फेलियर पॉइंट। ये जो फेलियर पॉइंट है दोस्तों, अब मैं इधर का पोर्शन मिटा देता हूं, ठीक है। अब तक का आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जो एफ पॉइंट है उसके बारे में मैंने कहा जैसा कि उसको फेलियर पॉइंट कहते हैं, और इसके अलावा इसको फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट ऑब्लिक फेलियर भी कह सकते हो, फेलियर पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो भी है फ्रैक्चर पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रैक्चर होगी ना, टूट फूट हो ही चुकी है, अब खत्म हो गया, मेटल दो पार्ट में बढ़ गई, ठीक है, टूट गई, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर स्ट्रेन, अब इसको फ्रैक्चर स्ट्रेन को थोड़ा ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन एफ कह सकते हो, वो कितना प्रतिशत होगा, वो 20 to 30% तक होगा। कितना होगा, 20 to 30% होगा। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, वो प्लास्टिक स्ट्रेन जो था वो इलास्टिक स्ट्रेन की तुलना में 10 से 15 गुना ज्यादा होता है। ये भी चीज मैंने बताई थी आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो काफी आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझने में। एक चीज ये यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो है एप्सिलॉन यू जो अल्टीमेट स्ट्रेन होगा उसकी वैल्यू 15 to 20% के आसपास होती है, ठीक है। तो ये एक आइडिया होना चाहिए आपको कि अल्टीमेट स्ट्रेन की वैल्यू 15 से 20% के आसपास, और फेलियर होने पे 20 to 30% जो है स्ट्रेन की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे शुरुआत में यील्ड स्ट्रेन 0.12% के आसपास होता है, और इसका 10 से 15 गुना जो है यहाँ पे हो जाता है डी पॉइंट पे, जो कि प्लास्टिक स्ट्रेन होता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये जो चीज मैंने बताई पूरी आज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि माइल्ड स्टील के लिए बताया मैंने, इसमें अगर देखें दोस्तों तो एक्चुअल अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, ये एक स्टैंडर्ड कर्व है दोस्तों माइल्ड स्टील का। मैंने जैसा कहा, आप देखो मैं आपको एक्चुअल कर्व भी आज अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाना उतना सही भी नहीं रहेगा और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। अब देखो ये जैसा कर्व है ना, ये कर्व है, इधर मैं एक कर्व बना देता हूँ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। ये आपका माइल्ड स्टील का स्टैंडर्ड कर्व हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ हमको इसका एक्चुअल कर्व क्या है, तो एक्चुअल कर्व जो है दोस्तों वो कुछ करीब करीब यहाँ से ऐसे चलता है, ये सीधा यहाँ पे जाके इस तरह से सीधा कुछ हो जाता है, ठीक है। एक सीधा इस तरीके से होकर के यूं चला जाता है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअल कर्व ऐसा होता है, ठीक है। तो फेलियर कोई यहाँ नीचे जाके नहीं होती है, फेलियर करीब करीब यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे अल्टीमेट ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जहां पे ई दिखा रहा है, यहाँ पे ई है और ये यहाँ पे करीब करीब कंपैरिजन कर सकते हो आप। और ये फेलियर पॉइंट जो है ये यहाँ पे, तो इतना ये जो गैप दिख रहा है ये इस तरीके से होता है। तो एक्चुअल कर्व कौन सा है? एक्चुअल ये ऊपर वाला कर्व है दोस्तों, ठीक है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये माइल्ड स्टील का कर्व है, ठीक है। माइल्ड स्टील का टेंशन के केस में कर्व है दोस्तों, टेंशन के केस में ये कर्व है माइल्ड स्टील का, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों आप कंप्रेशन कर्व भी देख सकते हो माइल्ड स्टील का, लेकिन ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है कि आपसे एग्जाम में उतना कंप्रेशन कर्व माइल्ड स्टील का जाकर के पूछे वो, ठीक है। उसके बारे में जानने की इतनी जरूरत नहीं है, मैंने आज तक कोई पेपर में नहीं देखा है, ठीक है। आपको बुक में जाकर के देखना है, मैंने बीसी पुनमिया बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस बुक में सब कुछ बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड दे रखा है दोस्तों, आप उसको पढ़ सकते हो। और वो काफी सफिशिएंट बुक है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है उसमें और काफी अच्छे से वेल डिफाइंड दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड दोस्तों अब तक वीडियोस आई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उनको जाकर के जरूर देख लें, ताकि आपके जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो सब रिपीट हो जाए। मैं कई सारी चीजों को रिपीट करता भी रहता हूँ दोस्तों हर वीडियो में, ताकि आपको पिछली वीडियोस का आइडिया मिलता रहे और आप उन वीडियोस को अगर जाकर के देख लोगे तो आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है वो सब दोस्तों आप क्लियर कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल को कंटिन्यूअस फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करते रहोगे, बहुत फायदा होगा आपको भविष्य में। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ये जो इनिशिएटिव है टेलीग्राम का दोस्तों, वहां पे आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे आपको फ्यूचर में, जो कि हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।